नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एपिसोड नंबर 12 लेकर आया हूं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जो भी 11 टॉपिक्स दिए गए हैं जीएस मास्टर सर द्वारा वो सारा। हालांकि आज जीएस मास्टर सर द्वारा ये 13वां टॉपिक दे दिया जाएगा, तो मैं 13वां टॉपिक जो है वो शाम को यानी कि रात तक 9-10 बजे तक अपलोड कर दूँगा, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और कल जो है फिर जीएस मास्टर सर द्वारा भी 14वां टॉपिक डाला जाएगा और मैं भी 14वां एपिसोड लेकर आ जाऊंगा, इसलिए हमारा दोनों का जो है वो बराबर पे आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। क्योंकि आज मैं जो भी टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ाऊँगा उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा और अच्छा एक्सप्लेनेशन दूँगा। वीडियो को ज़रूर रोक के उसको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मौलिक अधिकार से। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में। भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 को किस नाम से जाना जाता है? मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, मैग्ना कार्टा। अब बात आती है कि मैग्ना कार्टा होता क्या है। तो मैग्ना कार्टा दोस्तों, ब्रिटेन में जब राजशाही व्यवस्था थी, हालांकि अभी भी वहाँ पर राजशाही व्यवस्था चलती है, तो ब्रिटेन में राजशाही व्यवस्था थी, तो वहाँ के मज़दूरों को राजशाही द्वारा एक अधिकार पत्र दिया गया था, कुछ अधिकार प्रदान किया गया था, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। तो उसी तरीके का मैग्ना कार्टा भारत में भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किया गया भाग 3 के तहत। इसी वजह से भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको पता हो तो हमारे संविधान में, मूल संविधान में जो है कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन हमारा जो संपत्ति का अधिकार था उस अधिकार को हटा दिया गया। तो कब हटाया गया? तो 44वें संशोधन के माध्यम से 1978 में, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में उसको अनुच्छेद 301 में कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया। तो ये तो है थोड़ा सा बेसिक। अब बात करते हैं हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? पहला, समता का अधिकार, जिसको हम समानता का अधिकार भी कहते हैं, और इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। दूसरा जो है वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन कहाँ पर है? तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल में किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में है इसका वर्णन। इसके बाद में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन 25 से 28 में किया गया है। देन आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। कौन सा? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 29 और 30 में किया गया है। लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 32 में किया गया है। तो ये तो हैं 6 के 6 मौलिक अधिकार और कौन कौन से अनुच्छेद में ये दिया गया है। अब हम एक एक करके इन आर्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे समता का अधिकार है। समता का अधिकार यानी समानता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। तो 14, 15, 16, 17, 18 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक। आर्टिकल 16 अवसर की समानता, यानी कि कोई भी सरकारी जॉब करने के लिए सभी व्यक्तियों को जो है अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 17
अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किया गया है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये तो था हमारा 14 से 18। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन कहाँ पर किया गया है, अनुच्छेद 19 से 22 में। तो देख लेते हैं इसको भी ज़रा सा, कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तो आर्टिकल जो 19 है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 19 आर्टिकल में जो है 6 प्रावधान किया गया है, क्लॉज 1, 2, 3 करके। तो आर्टिकल 19 में 6 प्रावधान है। पहला जो है वो है बोलने की स्वतंत्रता। क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। अगर हम आर्टिकल 19 को कहें तो आर्टिकल 19 जो है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है, जिसमें हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार जो है प्राप्त है। जैसे हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए चाहे हम सभा सम्मेलन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर प्रिंट माध्यम का उपयोग कर सकते हैं, या फिर किसी भी अन्य माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 19A में जो है बोलने का अधिकार, 2 में जो है शांतिपूर्ण ढंग से सभा और सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है, 3 में सामूहिक सभा बनाने का, संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 क्लॉज 4, उसमें पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता यानी आने जाने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि भारत के किसी भी राज्य में जाकर आप निवास कर सकते हैं। आर्टिकल 6 में कोई भी व्यवसाय या रोजगार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये तो था आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 में क्या दिया गया है, तो आप आर्टिकल जो 20 है वो है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या है, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण। यानी कि जब हम कोई वो करते हैं, अपराध करते हैं, तो उस टाइम पर भी अपराधियों के कुछ अधिकार होते हैं। तो वो कौन कौन से अधिकार हैं, तो आर्टिकल 20 में 3 क्लॉज बनाए गए हैं, 20 क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3। तो आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 क्या कहता है, तो अपराध के समय बने कानून के आधार पर ही सज़ा दिया जाएगा। आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि किसी भी अपराधी को सज़ा जो है उस टाइम के बने गए अपराध के समय, जो अपराध किया गया था उस समय जो कानून बना गया है उसी आधार पर उसको सज़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपराध जो है 4 साल पहले किया गया है और अभी के कानून के तहत उसको सज़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। क्लॉज 2 जो है अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और क्लॉज 3 जो है ये क्या कहता है, तो एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आप इसको, अगर मैं ज़्यादा फास्ट हूँ तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 21 में क्या है कि आर्टिकल जो 21 है उसको हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन का अधिकार भी इसको हम कहते हैं। तो 21 में जो आर्टिकल है उसमें एक और क्लॉज जोड़ा गया था, 21 क्लॉज ए। क्लॉज ए जोड़ा गया था कब, तो ये क्लॉज ए जोड़ा गया था 2002 में। किस संशोधन के माध्यम से, आर्टिकल 86 यानी कि 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 21 में क्लॉज ए जोड़ा गया, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि गिरफ्तार एवं निरोध के से संरक्षण। आर्टिकल 22 इसमें भी 3 क्लॉज हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3। तो क्लॉज 1 जो है वो क्या कहता है कि गिरफ्तार अगर किसी व्यक्ति को किया जा रहा है तो वो गिरफ्तारी पूछने का कारण, मतलब गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार है उस व्यक्ति को।
ठीक है। सपोज़ अगर कोई आपको गिरफ़्तार करने आ रहा है तो आपके पास ये राइट है कि आप उस अधिकारी से पूछ सकें कि मुझे क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो गिरफ़्तारी पूछने का अधिकार जो है वो गिरफ़्तारी के कारण पूछने का अधिकार आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 में दिया गया है। दूसरा जो है क्लॉज 2 में क्या दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेशी करने का अधिकार है, कि व्यक्ति जो है, पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकती है। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय में पेश करना होगा। हाँ, आने जाने का जो समय है उसको हटाकर इसमें किया गया है। इसके अलावा तीसरा जो अधिकार दिया गया है इसके अंतर्गत, वो दिया गया है मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार। अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो इस कंडीशन में भी आपको अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 23 और 24 में है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। 23 और 24। तो आर्टिकल 23 और 24 में क्या दिया गया है, तो मानव व्यापार, जबरन मजदूरी, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार प्रदान किया गया है आर्टिकल 23 के तहत। आर्टिकल 23 के तहत मानव व्यापार, जबरन मजदूरी, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। आर्टिकल 24 जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भारी भरकम उद्योग वाले फैक्ट्रियों में काम नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, जहाँ पर भारी भरकम काम होता है वहाँ पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा अधिकार था, मूल अधिकार, वो कौन सा था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और उसका वर्णन कहाँ पर है, 25 से 28 के बीच में। तो आर्टिकल 25 में क्या है, 26 में क्या है, उसको देख लेते हैं। तो आर्टिकल 25 में जो है वो दिया गया है किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, उस धर्म का आचरण करने का अधिकार और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार आर्टिकल 25 में दिया गया है। आर्टिकल 26 जो है उसमें क्या है, तो आर्टिकल 26 में धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन का अधिकार, यानी कि हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 27 इसमें क्या है, तो धार्मिक समुदाय के उत्थान के लिए किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो धार्मिक समुदाय के उत्थान के लिए राज्य जो है किसी व्यक्ति को ये नहीं कहेगा कि आप कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है आर्टिकल 28 ये आता है जिसमें शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और उपासना में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता है। यानी कि शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और उपासना को सम्मिलित किया जा सकता है और अपने धर्म को प्रचार प्रसार जो है वो किया जा सकता है। राज्य द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर वो स्टेट द्वारा वो संचालित है कोई इंस्टीट्यूट तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, लेकिन आप खुद से इस्टेब्लिश करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो एजुकेशन, वो शिक्षा दे सकते हैं, जैसे मदरसा अभी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा 5वां मौलिक अधिकार है वो क्या है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया है। वो कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 29 और 30। 29 में जो है क्या दिया गया है, सभी व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, देन 30 में क्या किया गया है, 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है और अनुदान में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 32 जिसको हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्यों, क्योंकि संवैधानिक उपचारों के तहत अगर हमारे उपरोक्त 5 जो मौलिक अधिकार हैं उन 5 मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से हम न्यायालय में जा सकते हैं, और न्यायालय में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है
कुछ रीट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है, और हाई कोर्ट जो रीट जारी करता है वो आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। कौन कौन सा है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करने का आदेश दिया जाता है। अगर न्यायालय को ये लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको गिरफ्तारी का कारण जो है वो गलत है, तो न्यायालय जो है वो क्या करेगा कि अधिकारी को ये आदेश देगा कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार है उसको न्यायालय के सामने पेश किया जाए। ठीक है? तो एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आदेश जो दिया जाता है परमादेश। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा होता है तो उसको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जो आदेश दिया जाता है उसे कहते हैं परम आदेश। तीसरा है निषेधादेश। निषेधादेश जब उच्चतम न्यायालय निचली अदालत जो है अपने अधिकार क्षेत्र से निकलकर अन्य क्षेत्रों में काम करने लग जाती है, तब ऊपरी अदालत जो है ये निषेधादेश जारी करती है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही काम कीजिए। देन आता है उत्प्रेक्षण रीट, और लास्ट आता है अधिकार परीक्षा। ठीक है? तो ये इस तरीके से जो है सारे मौलिक अधिकार मैंने आपको कवर करवा दिया है। अब देखते हैं कि इस बुक में जो है किन किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। तो आई होप ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अब भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। बॉक्स में दिया हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। आगे देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो वो है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 14। बॉक्स में दिया हुआ है जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति और धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 तथा 16। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 क्लॉज ए और क्लॉज 2। यहाँ पर दे रखा है कुछ संवैधानिक उपबंध जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, और कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। ये केवल भारतीय मूल के निवासियों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30 ये आर्टिकल जो मैंने आपको एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में अभी बताया है, ये सारे अनुच्छेद जो हैं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन कौन सा? 15, 16, 19 और 29, 30। इसको याद कैसे करेंगे? तो 15, 16 एक साथ, 29, 30 एक साथ, और 19 को आप एक साथ याद रख लीजिएगा। तो केवल भारतीयों को अधिकार कौन कौन सा है? 5 अधिकार है, 15, 16, 29, 30 और 19। क्लियर है? और ऐसे अधिकार जो भारतीयों को और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो आर्टिकल 14, 20 और 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 यानी कि अनुच्छेद 14
और 20 से लेकर फिर 28 तक सारे अधिकार जो है भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। तो ये याद करने में दिक्कत नहीं होगी। इनके बीच में क्या क्या है मैंने वो चीज़ें आपको बता दिया, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध बताया गया है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो वो है उपाधियों के अंत से। यहाँ दे रखा है बॉक्स में, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। इसे क्या कर दिया गया? एक कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 क्लॉज ए में शामिल कर दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो वो है अनुच्छेद 19 क्लॉज ए, जहाँ पर बोलने का अधिकार दिया गया है, व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। तो वो अधिकार विचार जो है वो अपना किसी भी माध्यम से व्यक्त कर सकता है, चाहे लिखकर, बोलकर, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, किसी भी तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई है वो मैंने आपको अभी बता दिया है, तो वो आप रीड कर लीजिएगा। इसको क्लियर है? क्योंकि मैंने इसको स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है, तो इसलिए मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आगे हम देखते हैं जो क्वेश्चन टाइप्स में दे रखा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 यानी सी में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण करता है? तो वो है अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान करता है? तो वो है आर्टिकल 24, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म सम्मिलित हैं। जो हिंदू शब्द उपयोग किया गया है उसमें कौन कौन सा शामिल है? तो बौद्ध, जैन और सिख तीनों धर्म शामिल है। बॉक्स में दिया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार व संरक्षण प्रदान करता है। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो वो है न्यायपालिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो वो कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी आर्टिकल 32 को। नीचे दिया हुआ है बॉक्स में अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो वो केशवानंद भारती बनाम केरल बाद जो था 1973 का, उसके बाद ही उनको मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हुआ। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस
संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया। तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान को के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वो है वैधानिक अधिकार, यानी कानूनी अधिकार है। सूचना का अधिकार आरटीआई एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? तो आर्टिकल 15 और 16। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह है मूल अधिकार, और अनुच्छेद 300 क्लॉज ए के तहत ये प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो वो किया गया था 1976 द्वारा। यहाँ पर दे रखा मूल अधिकार और अनुच्छेद, ये मैंने आपको बता दिया है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25-28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। तो भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र दे रखा है। यहाँ पर क्षेत्र है, इसका विस्तार है, और इधर जो है वनस्पति वितरण है। पहला जो है पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र जो कश्मीर से कुमायूं तक है। शीतोष्ण कटिबंधीय भाग है, चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष व चौड़ी पत्ते वाले शीतोष्ण वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। और अल्पाइन क्षेत्र जो है शीतोष्ण से ऊपरी सीमा, जिसमें श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष और सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो सिक्किम से दार्जिलिंग में के बीच में है, और ये जो है इसमें कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती है? तो शीतोष्ण क्षेत्र है, इसमें ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फूल वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटी बेंत के जंगल पाए जाते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है वो है असम क्षेत्र जो ब्रह्मपुत्र एवं सूरमा घाटियों के बीच में इसका विस्तार है, और इसमें सदाबहार वन, बीच बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है सिंधु का मैदानी क्षेत्र। तो सिंधु के मैदानी क्षेत्र में जो है ये कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदानों में ये क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? तो यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है, इसमें कटीले झाड़ियाँ एवं वन देखने को मिलता है। गंगा का मैदानी क्षेत्र या कच्छारी मैदान में ये इसका विस्तार है। इनमें गेहूँ, चावल, गन्ने की खेती अधिक मात्रा में होती है। दक्कन क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप का समग्र भूमि जो है इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियों के वन पाए जाते हैं। मालाबार क्षेत्र जो प्रायद्वीपीय तट है, यहाँ पर घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती है, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबड़, काजू आदि का उत्पादन यहाँ पर देखने को मिलता है। अंडमान क्षेत्र या अंडमान द्वीप में इसका विस्तार है, और इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय, अल्पावी और जंगलों की अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर भारत में कुछ प्रमुख वानिकी शोध संस्थान दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। एक बार में याद नहीं होगा तो इसको कॉपी में अपने नोटबुक में नोट डाउन कर करके 4-4, 5-5 नोट डाउन करके इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट यहाँ पर शोध संस्थान का नाम है, स्थापना, क्षेत्र और राज्य दिया हुआ है। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना 1906 में देहरादून में है, यानी उत्तराखंड में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 में स्थापना,
जोधपुर राजस्थान में है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये जो है 1988 में इसकी स्थापना जोरहाट में है और ये जो है आसाम में है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 1938 में की गई थी और ये बेंगलुरु में है यानी कर्नाटक में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, इसकी स्थापना 1988 में और ये जो है कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु में ये स्थित है। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट 1997 में इसकी स्थापना हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में यह स्थित है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 में इसकी स्थापना जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में ये स्थित है। आगे देखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्थापना जो है 1995 में किया गया था। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में ये स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, इसकी स्थापना 1993 में रांची यानी झारखंड में ये स्थित है। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में ये स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसकी स्थापना 1982 में किया गया था। भोपाल यानी मध्य प्रदेश में ये स्थित है। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। अल्मोड़ा यानी उत्तराखंड में ये स्थित है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान 1979 में इसकी स्थापना तिरुवनंतपुरम यानी केरल में ये स्थित है। वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से की गई थी। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित। आगे हम बात करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास भूमियाँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे अपनी, क्योंकि यहाँ से घास की भूमियाँ और मरुस्थल अक्सर ही एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वह स्थान जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। जहाँ पर 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से भी कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों को मरुस्थल कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो है सहारा। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, तो वो है थार मरुस्थल, भारत में है। तकला मकाल मरुस्थल किस देश में अवस्थित है, तो वो चीन में है, सिकियांग प्रांत में। गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो मंगोलिया में है। चलिए आगे देखते हैं। सेरीर मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये मिस्र में है, इजिप्ट में। रेग मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो अल्जीरिया में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो यह थार मरुस्थल जो भारत में है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल एवं उनकी अवस्थिति, तो यहाँ पर दे रखा है कि कौन कौन सा विश्व का बड़ा मरुस्थल है और इनकी जो स्थिति है यानी कि किस देश में या किस क्षेत्र में स्थित है। तो सहारा मरुस्थल जो है लीबिया तथा नूबियन मरुस्थल ये उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में है। सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट स्टैंडी ये ऑस्ट्रेलिया में है। जितने भी ग्रेट हैं वो सारे जो हैं ऑस्ट्रेलिया में हैं। नाफूद, हमद, रबर उल खाली ये सऊदी अरब में है। ये नाम से ही पता चल रहा है तो आप इसको अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। कालाहारी जो है ये अफ्रीका में है। ये एक कालाहारी अफ्रीका में केवल एकमात्र मरुस्थल है। सोनोरन ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको दोनों क्षेत्रों में है इसका विस्तार। और नामीब ये नामीबिया में है। काराकुम
ये तुर्कमेनिस्तान में ये मरुस्थल पाया जाता है। थार मरुस्थल उत्तर पश्चिम भारत एवं पूर्वी पाकिस्तान में इसका विस्तार है। सोमाली मरुस्थल मरुभूमि ये सोमालिया में है। अटाकामा मरुस्थल भूमि जो है ये कहाँ पर है, तो ये है चिली में। और काजिल कुम जो है ये उज्बेकिस्तान में है। दस्त ए लुत पूर्वी ईरान में, दस्त ए कबीर दक्षिणी ईरान में, और मोजेब या मोहाबे, जिसको मोजेब या मोहाबे, सियरा नेवादा ये कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सेंचुरा पेरू में है। और पैटागोनिया ये अर्जेंटीना का प्रमुख मरुस्थल है। मरुस्थल स्थलखंड के शुष्क व अर्धशुष्क भाग होते हैं जो मुख्यतः उपोष्ण व उच्च वायुदाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखें यहाँ पर पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो वो है अटाकामा। सोनोरन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में इसका विस्तार है। पेटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है। ये नागफनी किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है, तो मरुस्थलीय बायोम की। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है नागफनी, बबूल यानी कि जितने भी कांटेलेदार झाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बॉक्स में दे रखा है घास भूमियाँ उन स्थानों पर पाई जाती हैं जहाँ इतनी अधिक वर्षा नहीं होती कि वनों का विकास हो सके, और ना ही इतनी कम वर्षा होती है कि भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए, यानी कि मीडियम वर्षा वहाँ पर देखने को मिलती है। तो विश्व के प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं और उनकी अवस्थिति क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और यहाँ पर इनकी स्थिति दे रखी है। स्टेपिज कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में है। बेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, पुस्ताज ये हंगरी में है। पंपास ब्राज़ील, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में है। यहाँ पर मिलान करने के लिए यहाँ से दे दिया जाता है, एक तरफ क्षेत्र का नाम और दूसरी तरफ ये घास के मैदान दे दिए जाते हैं और मिलान करना होता है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है। प्रेरी घास का मैदान मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तरी अमेरिका में, और डाउन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है ये। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जिसमें लानोस जो है वेनेजुएला में है। कंपोस ब्राज़ील में है। सवाना अफ्रीका में है। शीतोष्ण घास के मैदानों को यूरेशिया में किस नाम से जाना जाता है, तो शीतोष्ण घास के मैदानों को यूरेशिया में स्टेपिज के नाम से जाना जाता है। यूरेशिया किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो यूरोप और एशिया का जो संयुक्त क्षेत्र है उसको यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो वो है अफ्रीका में। दक्षिणी अमेरिका का वृक्ष रहित घास का मैदान को क्या कहा जाता है, तो वो पंपास कहते हैं। सवाना बायोम की जलवायु अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय होती है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। सुदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते, क्योंकि पृथ्वी के सतह वक्राकार होने के कारण सुदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के कारण नहीं मिल पाते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो आवृत्ति मॉड्यूलन का। किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई के आधी। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दृष्टिपटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है, वस्तु से छोटा व उल्टा। दृष्टिपटल पर
कैसा चित्र बनता है? तो वस्तु जितना होगा उससे छोटा और उसका उल्टा बनेगा। किस रंग में प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो वो है नीला प्रकाश में। एक आँख की अपेक्षा दो आँखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका कारण है। इसमें देखी जाने वाली वस्तुओं की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो वायुमंडल में उपस्थित धूल एवं कण। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो डायोप्टर। क्या होती है? लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? डायोप्टर। विभिन्न रंगों की तरंगदैर्ध्य दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्ण और इसके तरंगदैर्ध्य दे रखे हैं। बैंगनी, तो इसका कितना है तरंगदैर्ध्य? 3900 से 4460 तरंगदैर्ध्य है। नीला या जामुनी रंग का कितना है? तो इसका है 4460 से 4450। आसमानी का 4650 से 5000 और हरा रंग का जो है 5000 से 5700। पीला रंग का 5700 से 5900 और नारंगी का 5900 से 6200 और लाल रंग का जो है 6200 से 7600 तक इसका तरंगदैर्ध्य है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसका है? तो वो लाल रंग का है। और सबसे कम किसका है? तो वो है बैंगनी रंग का। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण। क्लियर है? चलिए हम आगे देखते हैं। धूप के चश्मे की पावर क्षमता कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर। कितनी? 0 डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से होता है? सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेज़र बीम। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? सफ़ेद। मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? तो 550 तरंगदैर्ध्य। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड के करीब इसका टाइम लगता है। कितना? लगभग 8 मिनट 16 सेकंड, सॉरी, कहीं पर 16 सेकंड, कहीं पर 20 सेकंड दिया हुआ होता है। चलिए, बॉक्स में दे रखा है, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? तो वो 1.3 सेकंड में। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। लाल सबसे लास्ट में और बैंगनी सबसे पहले है। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक घटनाएं उत्तरदायी होती हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को
किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी होती है? तो ये होती है पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट देखें, तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वो है सेल्यूलोज। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? तो यूजिनॉल। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो एलिथ्रीन। मार्श गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्रमशः ब्यूटायरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ध्रुव कोहरा में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आँखों में जलन उत्पन्न करता है? तो परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने प्रयोगों के माध्यम से समझाया था। मनुष्य में के लिए सर्वाधिक अनिवार्य बसीय अम्ल कौन सा है? तो वो है लाइनोलिक अम्ल। न सूखने वाले तेलों में किस बसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ओलिक अम्ल। डायनामाइट का मुख्य संघटक रसायन कौन सा है? नाइट्रोग्लिसरीन। और रेंडेटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो चूहों के नियंत्रण के लिए। कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का। खदानों में अधिकांश विस्फोट के कारण है वायु के साथ मीथेन के मिश्रण से। वैज्ञानिक वोलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप में से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? तो यूरिया को। कार्बनिक क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता है? फॉस्फोनिस गैस को। प्रशीतक फ्रेऑन का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरोमीथेन। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल की साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो गामेक्सन। किण्वन का प्रयोग अल्कोहल, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है। यहाँ पर यौगिक दिया हुआ है और इनका प्रयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है? ग्लूकोज शराब निर्माण एवं फलों के रस के परीक्षण में। यूरिया का उपयोग नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में। क्लोरोफॉर्म का उपयोग शल्य क्रिया में निषेचन के रूप में। वसा, तेल तथा लिवायक के रूप में। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग एसी एवं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में और एरोसोल प्रणोदक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नाइट्रोबेंजीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रंगों एवं साबुन के निर्माण में किया जाता है। डाइक्लोरोमीथेन का उपयोग चाय एवं कॉफ़ी से कैफीन हटाने में और एरोसोल स्प्रे प्रणोदक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अश्रु गैस का उपयोग, इसका मुख्य उपयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है। और मस्टर्ड गैस और सल्फर मस्टर्ड जो है, इसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। और सल्फर जो मस्टर्ड है, हथियार के रूप में इसका उपयोग किया गया था। डीडीटी कृषि में कीटनाशकों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और एस्पिरिन का उपयोग, इसका उपयोग ज्वर, दर्द, जलन आदि के उपचार में किया जाता है। यूरोट्रोपिन, इसका मुख्य उपयोग फिनोलिक रोल के निर्माण में किया जाता है।
नेक्स्ट है एथिलीन ग्लाइकॉल, कारों में प्रति हिमकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आइडोफॉर्म, जीवाणुनाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पैराल्डिहाइड, निद्राकारी दवा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और एस्बोस्टॉस, अग्निशमक वस्त्र में इसका उपयोग किया जाता है। एल्फ्रेड नोबल को नोबल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कारक से मिली थी? तो ये डायनामाइट से। विस्फोट RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट, हाइक्सोजन और T4। टेरिलिन क्या है? कृत्रिम रेशा है। नेत्रों का परीक्षण एल्केलाइट के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? तो ये है ईओसिन से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन। कौन कौन से सम्मेलन हुए थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा एनवायरनमेंट का, ये लास्ट टॉपिक है। सम्मेलन यहाँ पर दिया हुआ है, वर्ष है, और यहाँ पर निर्णय जो है वो था। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, ये स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से इसको जाना जाता है। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। और 1972 में ये सम्मेलन हुआ था। और इसमें निर्णय क्या लिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई, यानी कि UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना की गई। और 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में काम करने का प्रथम प्रयास किया गया था। ये हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में हुआ और सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये सम्मेलन किया गया था। लंदन सम्मेलन 1975 में समुद्र में कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध किया गया। नेक्स्ट जो था सम्मेलन यूरोपीय वन जीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन, ये 1979 में हुआ और प्रजाति संरक्षण का निर्णय इसमें लिया गया। वियना सम्मेलन जो है, वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ। ओजोन स्तर का संरक्षण यानी ओजोन परत के संरक्षण का निर्णय इसमें लिया गया था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 16 सितंबर 1987 को हुआ था, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। रियो सम्मेलन, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, 1992 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा। पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का निर्णय लिया गया। एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC की स्थापना की गई। नैरोबी घोषणा पत्र 1997, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल, जिसको पृथ्वी 5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ये हुआ था 1997 में, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष बाद हुआ था, इसलिए इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें निर्णय क्या लिया गया? ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा भूमंडलीय तापन को कम करना, यानी कि वैश्विक जो ताप है उसको कम करने का निर्णय इसमें लिया गया था। वर्ष 1990 के स्तर से में 5% की कटौती का निर्णय लिया गया, यानी कि जो वर्ष 1990 तक जो स्तर था उसका, उसमें 5% की कटौती की जानी थी वैश्विक ताप में। उसके बाद में आता है माल्मो घोषणा पत्र 2000 में हुआ। पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका के ऊपर निर्णय लिया गया। इन्फोटेरा सम्मेलन डबलिन 2000 में हुआ। ये पर्यावरण से संबंधित सूचना का विस्तार करता है। जोहान्सबर्ग, जिसको रियो 10 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है या फिर पृथ्वी 10 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, 2002 में हुआ। रियो सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन के 10 वर्ष बाद हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी 10 सम्मेलन। इसमें सतत विकास पर विशेष बल दिया गया और विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति बनाई गई। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 में विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक
ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाना था। नुआ दूसा सम्मेलन, जिसको बाली रोड मैप, इसमें जो है बाली का जो है रोड मैप तैयार किया गया। 2007 में ये सम्मेलन हुआ। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को 2050 तक, वर्ष 2020 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कोपेनहेगन सम्मेलन, जो था 2009 में हुआ और विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान किया गया। कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना को मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया। कानकुन सम्मेलन 2010 में ये सम्मेलन हुआ और हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। डरबन सम्मेलन, जिसको कोप 17 के नाम से भी जाना जाता है, डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना प्रस्तुत की गई। दोहा सम्मेलन, जिसको कोप 18 के नाम से भी जाना जाता है, 2012 में ये हुआ और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयास किया गया। रियो 20 पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन हुआ, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया और हरित व्यवस्था पर बल दिया गया। वार्सा सम्मेलन, जिसको कॉप 19 के नाम से भी जानते हैं, 2013 में हुआ ये और ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति हुई। इसमें लीमा सम्मेलन कॉप 20 यानी 2014 में ये सम्मेलन हुआ और वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व के देशों का प्रतिबद्धता की स्वीकृति प्राप्त हुई। पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ। कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि पर साइन किया गया था। इसमें नेक्स्ट था बाबा इंगली सम्मेलन, मोरक्को में ये हुआ 2016 में। हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मराकेश कार्यवाही की उद्घोषणा की गई। वॉन सम्मेलन जर्मनी में 2017 में हुआ। फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया और काटोवाइस सम्मेलन पोलैंड में किया गया 2018 में। पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर विस्तृत नियम बनाए गए और उसके बाद में था मैड्रिड सम्मेलन स्पेन में 2019 में हुआ और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद के लिए घोषणा का समर्थन किया गया। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री का हमारा मेडिवल हिस्ट्री, जिसमें हम देखेंगे जहांगीर। 1605 से जहांगीर और शाहजहां की बात करेंगे। 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल रहा और शाहजहां का 1627 से 1658 के कार्यकाल रहा। वर्ष 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? तो ये आगरा में हुआ। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? तो मेहरू निसा। जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शाहजहां खुर्रम, बाद में शाहजहां, अस्तम बेगम नूरजहां की माँ, और इत्मा दुऔला या फिर मिर्ज़ा गियास बेग, जिसको नूरजहां का पिता थे, और उसके बाद में नूरजहां का भाई, जिसको हम आसफ खां के नाम से जानते हैं। इस गुट का प्रभाव 1627 तक रहा। मुग़ल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी प्रकाष्ठा पर रही? तो वो था जहांगीर के शासनकाल में। द्विअस्पा एवं सी-अस्पा प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया? तो जहांगीर द्वारा। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हुई? तो ये जहांगीर के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? तो विलियम हॉकिंस को। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? तो वो था विलियम हॉकिंस। भारत में किस मुग़ल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? तो बाबर।
और जहांगीर का इसका लाहौर में है और बाबर का काबुल में है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। खुसरो शाहजहां द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन। आगरा में इत्मादुल्ला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये नूरजहां द्वारा इसको बनवाया गया था। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये जहांगीर द्वारा बनवाया गया। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय मौतबिंद खां को दिया जाता है। आगे देखते हैं, गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो अस्तम बेगम यानी नूरजहां की माँ के द्वारा। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज जिदहा एवं पबौस किस मुगल बादशाह से प्राप्त था? वो शाहजहां से। शाहजहां की पत्नी उर्जमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो मुमताज महल। मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात ही शाहजहां ने उनकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस के निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये शाहजहां द्वारा करवाया गया था। शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा? तो ये था A.L. श्रीवास्तव ने। अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? दारा शिकोह का पुत्र शाहजहां को। दारा शिकोह को यानी कि शाहजहां का पुत्र था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक से के नाम से किया था। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? तो ये शाहजहां को। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलती है? तो ये ताजमहल में। ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? तो कंधार। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? तो ये मीर जुमला द्वारा। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां द्वारा। शाहजहां द्वारा शाहबुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई? दारा शिकोह को। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, और इसके बाद में जो है लास्ट टॉपिक हमारा बचता है। तो चलिए हम देखते हैं इसको ज़रा सा। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सर विलियम जोन्स द्वारा। बॉक्स में दिया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में। और सबसे पहले जो भगवत गीता है उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने। और जो कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना
किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? तो ये चार्टर अधिनियम 1813। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ऑकलैंड। लॉर्ड मैकले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो ये हुआ 1835 के मकौले के संस्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड घोषणा पत्र को। बॉक्स में यहाँ पर दे रखा है, वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वार्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी। आगे देखते हैं, वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? 1857 में। बॉक्स में याद दे रखा, मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ था। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो डी.बी. कर्वे के प्रयासों से। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। बॉक्स में दे रखा है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के प्रयासों से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो राजा राममोहन राय द्वारा। वर्ष 1847 में रुगड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो जेम्स टॉमसन द्वारा। यहाँ पर कुछ प्रमुख शिक्षा आयोग का गठन किया गया जिसने शिक्षा के विकास के लिए काम किया था। तो पहला जो था यहाँ पर समिति है, वर्ष और गवर्नर है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में, इसे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसको लाया गया। हंटर आयोग 1882 में, लॉर्ड रिपन जो थे उस टाइम पे वायसराय थे। रेले आयोग जिसमें 1902 में ये लाया गया और लॉर्ड कर्जन जो है इस टाइम पर वायसराय या गवर्नर जनरल थे। सैंडलर आयोग 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा, ये इस टाइम पर वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इंचकैप आयोग 1923 में आया, लॉर्ड रीडिंग जो है इस टाइम पर वायसराय थे। हारटोंग समिति प्राथमिक शिक्षा के ऊपर आया था, ये 1929 में। और लॉर्ड इरविन जो थे इस टाइम पर वायसराय थे। लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा 1929 में आया ये, और लॉर्ड इरविन जो है इसके वो वायसराय थे। सर्जेंट आयोग 1944 में आया और इस टाइम पे जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड बेबल। और राधा कृष्णन आयोग 1948 में आया, इस टाइम पर वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट हमारा लास्ट पेज आ गए हम इस पे।
और बात करते हैं शेयर बाज़ार में चलने वाले बेहद बृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित और नियमित करती है, तो सेबी। भारतीय जीवन बीमा की स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा अधिनियम 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार कौन सा बाजार करता है, राष्ट्रीय शेयर बाजार। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है, शेयर बाजार से। एक्चुअरीज शब्द किससे संबंधित है, तो यह है बीमा से। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है, तो विश्वसनीय प्रतिभूति का मतलब है ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, मुंबई में। बॉक्स में दे रखा है भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधियों के लिए अर्थात 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है, डॉलर और दुर्लभ मुद्राओं की अनुपलब्धता से। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, अप्रैल 2000 में। नेक्स्ट देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो वर्ष 1998-99 में। RN मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो है बीमा क्षेत्र से। साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था कौन सी थी, तो वो क्रिसिल। क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। भारत में कौन सी संख्या सहयोग निधियों का नियमन करती है, तो वो सेबी है। तो कौन सी संस्था है, वो सेबी। सेबी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, वर्ष 1992 में। बॉक्स में दे रखा है पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ब्लू चिप कंपनी। यहाँ दे रखा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्थापना और इसका जो है मुख्यालय। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो रेटिंग एजेंसी कंपनी है, ये जो रेटिंग है इसकी स्थापना कब की गई, 1860 तथा 1941 में इसका पुनर्गठन किया गया और मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। मूडीज़ की स्थापना 1909 में की गई, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और फिच इसकी स्थापना 1914 में न्यूयॉर्क एवं लंदन में इसका मुख्यालय है। कौन सी एकमात्र विदेशी कंपनी जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद के रूप में सूचीबद्ध है, वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या कहलाता है, सेंसेक्स कहलाता है। लंदन मनी मार्केट द्वारा लाइबोर को कब तक समाप्त करने की घोषणा की गई है, तो वर्ष 2021 तक। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एवं विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किसका गठन किया, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का। IRDAI का गठन किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था, तो ये मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां प्राप्त की है, तो सेबी को। यानी कि बीमा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, तो सेबी। निक्की किससे संबंधित है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक से। यहाँ पर है विश्व के प्रमुख संवेदी सूचकांक दे रखा है, यहाँ पर देश है, संवेदी सूचकांक दे रखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संवेदी सूचकांक है नास्डॉक
ब्राज़ील का है बोबेस्पा, ऑस्ट्रेलिया का है ऑल आइडिनरीज, दक्षिण कोरिया का कोस्पी, चीन का संघाई कपोजिट और सिंगापुर का है स्ट्रेंट्स टाइम्स। फ्रांस का है CAC, जर्मनी का है डेक्स, इटली का है मिवटेल और जापान का है निकाई और हांगकांग का है हॉनसेंग और ब्रिटेन का है FTSE। तो ये वीडियो दोस्तों आज यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।